तो गाइज मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गाइज ये इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था का मास्टर सीरीज है। इसमें हमने आपके लिए 1000 से भी अधिक शानदार प्रश्नों को लिया है और हम हर पार्ट में आपको 50 शानदार प्रश्नों को करा रहे हैं, जिसका यह पार्ट 6 है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो देखिए, केंद्र और राज्य का जो संबंध दिया है वो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को, तो जो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट अधिकार है उसे संघीय सरकार को दिया गया है। अवशिष्ट अधिकार माने कि रेसिजुअल पावर वैसे पावर जो ना सेंटर के ना मतलब क्लियरली जिसका डिवीज़न ना सेंटर के साथ किया गया है, ना स्टेट के साथ किया गया है और ना ही समवर्ती में किया गया है। तो वैसे पावर को केंद्र सरकार यानी संघीय सरकार को दिया गया है, उस पर कानून बनाने का अधिकार। अगला प्रश्न देखिए, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह कोई आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। तो ऐसा प्रावधान जो है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 355। आपको बता दें कि अनुच्छेद 355 के अकॉर्डिंग यह केंद्र सरकार का दायित्व होगा कि किसी भी प्रकार का बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य को बचाए, उसकी रक्षा करे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत है। तो जो अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट जो काउंसिल है उसका जो निर्माण स्रोत क्या है? तो उसका निर्माण स्रोत है संवैधानिक। आपको बता दें कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है वह राष्ट्रपति आदेश से इसका गठन किया जाता है और इसे अनुच्छेद 263 के अंतर्गत गठन किया जाता है। ठीक है। और इसे गठन किया गया था किसके रिकमेंडेशन से? तो इसे गठन किया गया था सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन से। ठीक है। अच्छा, आपसे सवाल है कि अंतर्राज्यीय जो परिषद होता है इसका चेयरमैन कौन होता है और वर्तमान में इनके चेयरमैन कौन हैं? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स खुला है, फटाफट आप उसके आंसर वहाँ करिए। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। तो जो केंद्रीय परिषद है उनका सृजन संसदीय कानून द्वारा हुआ है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। आपको बता दें, केंद्रीय परिषद यानी कि जोनल काउंसिल यह कुल 5 है। ठीक है। कौन कौन से जोनल काउंसिल हैं? एक है ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सदर्न जोनल काउंसिल और एक सेंट्रल जोनल काउंसिल। तो कुल 5 प्रकार के जोनल काउंसिल हैं। तो बच जाते हैं आपके जो नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के जो राज्य बच जाते हैं, तो उनकी समस्याओं के लिए, ठीक है, उनकी समस्याओं के लिए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1972 के तहत एक काउंसिल गठन किया गया और उसी से इनके जो समस्या हैं, इन पूर्वोत्तर राज्यों के जो समस्या हैं उनका निवारा या निपटारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सरकारिया आयोग, सहकारिता नहीं फ्रेंड, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। तो जो सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था 1983 में, वह किस लिए किया गया था? इसका गठन किया गया था संघ और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा करने के लिए। ठीक है। संघ और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। अच्छा, ये जो सरकारिया है इसका फुल फॉर्म क्या था? पूरा नाम इनका क्या था? या सेवानिवृत्त थे सेना से और इनका नाम था रंजीत सिंह सरकारिया। ठीक है। रंजीत सिंह सरकारिया इनका पूरा नाम था और इस आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? तो जो नीति आयोग बनाया गया था, नीति आयोग आपको पता है कब गठन किया गया था? तो आप इसका आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए आप इसका आंसर कीजिए, नीति आयोग का गठन कब हुआ था पहला? अच्छा, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है ये भी आप इसका आंसर कीजिए। तो जो प्रथम जो मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष थे नीति आयोग के वो थे सिंधु श्री खुल्लर। कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर, ये जो प्रथम मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि CEO थे नीति आयोग के। ठीक है। आप इसके आंसर करिए, कब इसका गठन हुआ था और इसका फुल फॉर्म नीति आयोग का क्या है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं?
तो जो नीति आयोग है उनके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं अमिताभ कांत। इनका जो कार्यकाल है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये 30 जून 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे। ठीक है, 30 जून 2021 तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान ने, ठीक है, तो भारतीय संविधान ने एक ऐसे केंद्र की व्यवस्था की है जो साधारण परिस्थितियों में कमज़ोर है परंतु संकट काल में बहुत शक्तिशाली है। आप देखिएगा भारतीय संविधान की संरचना को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि सामान्य परिस्थिति में ये फेडरल रूप में काम करती है, लेकिन किसी विपत्ति या किसी प्रकार का संकट आने पे ये ऑटोमेटिक ये पूरी तरीके से यूनिटरी हो जाती है। ठीक है, बहुत ही सेंटर पावरफुल हो जाता है, पूरे देश का कमांड अपने हाथ में ले लेता है। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो देखिए निम्नलिखित में से जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन ये है समवर्ती यानी कि कंकरेंट लिस्ट में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई भी कार्य सुपुर्द, ठीक है, यानी कि देना तो सुपुर्द कर सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, राज्य सरकार की सहमति से। ठीक है, राज्य सरकार की सहमति से ही कोई भी कार्य सुपुर्द कर सकती है। कौन? केंद्र सरकार राज्य सरकार को। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान केंद्र और राज्य के बीच की शक्तियां, ठीक है, दी गई शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो भारत में जो है वो राज्यों के बीच दी गई शक्तियां का विभाजन जो है वह मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ठीक है, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 पर इसी योजना पर आधारित है। यह 1919 में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आया था, ठीक है, तो इसी पे आधारित है। इसी समय पावर को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश और शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची में सम्मिलित है? तो देखिए भारत के संविधान में लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वह राज्य सूची में सम्मिलित है। ठीक है, राज्य सरकार को पावर दिया गया है कि लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में कानून बनाए और उसका प्रशासन करे। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार के बीच राजस्व का वितरण किसकी सिफारिश पर होता है? तो केंद्र राज्य के बीच जो राजस्व का जो वितरण होता है वह वित्त आयोग, किसके? तो वित्त आयोग के सिफारिश पर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? तो सरकारिया आयोग है वह केंद्र और राज्य के संबंध के अध्ययन के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि नवीन पंचायत मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 ना। ठीक है, अनुच्छेद 243 ना में यह दिया गया है कि जो न्यूली जितने भी पंचायत राज बने हैं और उसके जो न्यायालय हैं उनमें न्यायालय जो ऊपर के जो कोर्ट होते हैं वो हस्तक्षेप इनके मामलों में नहीं करेंगे। यह अनुच्छेद 243 ना में दिया गया है। इसको भी मार्क कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला को देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? तो देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो सबसे मुख्य लक्षण है वह है जनता की भागीदारी। सामुदायिक कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्ष्य जनता की भागीदारी है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है। तो पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या है? तो सरकारी अनुदान। ठीक है, सरकारी अनुदान से ही मैक्सिमम जो पंचायती राज व्यवस्था को जो पैसा यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिलता है वह सरकारी अनुदान से ही मिलता है, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं है। तो पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में कौन नहीं है? तो अग्निशमन, फायर ब्रिगेड जो है वह जिला प्रशासन इसको संभालती है, फायर ब्रिगेड को। ठीक है, पंचायत इसको नहीं संभालती है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान में अक्टूबर 1959, नॉट 69, ये काट लीजिएगा, 1959 में। ठीक है, अक्टूबर 1959 में किनके द्वारा? वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया?
तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने ही चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कितनी न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हेतु मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन अनिवार्य नहीं है? तो देखिए 20 लाख से अधिकतम, ठीक है, न्यूनतम 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य हेतु मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन अनिवार्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, ई कोर्ट जो होता है, ठीक है, ई कोर्ट उसका उद्देश्य क्या होता है? ई कोर्ट का उद्देश्य है न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना, मामलों का त्वरित निदान करना, ना तो ए ना तो बी, और ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है डी, ए और बी दोनों। तो ई कोर्ट जो होता है, जो कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से जो न्यायिक प्रक्रिया जो चलती है, उसका उद्देश्य यही है कि न्याय प्रक्रिया को एक तो सरल बनाना और इसका जल्दी से जल्दी निवारण या इसका निदान करना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आपके किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम है, सब प्रकार के एग्ज़ाम्स को ये क्वेश्चंस कवर लेंगे, हर तरीके से, कंसेप्ट से लेके फैक्ट से लेके हर तरीके का क्वेश्चन को ऐड किया गया है इसमें। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्थान नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, नगर परिषद। जो नगर परिषद है वह पंचायती राज संस्थान नहीं है। जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, लेकिन नगर परिषद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। आपको बता दें कि इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने 1872 में, ठीक है, कब 1882 में इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। इसी कारण इन्हें हम स्थानीय स्वशासन का जनक या फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। कौन थे ये? लॉर्ड रिपन थे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 है वह किससे संबंधित है? वह संबंधित है राज्य सूची के विषयों से संबंध में संसद की विधायी शक्तियाँ। ठीक है, जो स्टेट का जो लिस्ट है, सब्जेक्ट है, उसमें जो संसद की जो लेजिस्लेटिव पावर है उससे, उसके बारे में ये 249 जो आर्टिकल है वो डील करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 249 के खंड के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डी, 1 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन डी, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में किस वंश की महत्वपूर्ण विशेषताएं स्थानीय स्वशासन रही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करेंगे इसको। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन है चोल साम्राज्य। ठीक है, जो चोल वंश थी उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? स्थानीय स्वशासन। आपको पता है कि चोल जो शासन थी उस समय जो लोकल लेवल पे पावर को बहुत ही अधिक दिया था, टैक्स लेने का पावर और भी अलग अलग प्रकार की शक्तियां दी गई थी लोकल लेवल पे। सो चोल जो साम्राज्य है, जो चोल वंश है, बहुत ही पॉपुलर है स्थानीय स्वशासन के लिए। उसका इतिहास जब भी पढ़ते हैं तो स्थानीय स्वशासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी उनके शासन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बैंकिंग 7वीं अनुसूची की किस सूची में सम्मिलित है? तो बैंकिंग जो है वह ऑप्शन ए, संघ सूची में सम्मिलित है। ठीक है, 7वीं अनुसूची यानी पावर का डिवीजन सेंटर और स्टेट के बीच में, तो इसमें संघ सूची में बैंकिंग को रखा गया, बैंकिंग सेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवशिष्ट विषयों पर विधायी शक्ति किसमें निहित है? मतलब जो रेसिजुअल पावर होता है, जो वैसे पावर जो ना स्टेट लिस्ट में है, ना सेंट्रल लिस्ट में है, ना कनकरेंट लिस्ट में यानी कि समवर्ती सूची में है, इन तीनों में जो पावर नहीं दिया गया, वैसे वैसे जो कुछ चीज़ें हैं उन पे कानून कौन बना सकती है? तो उन पे कानून संसद बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को, तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया। अभी मैंने आपको बताया जो रेसिजुअल पावर है वो किसे दिया गया है? वो संघीय सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार किसकी अनुमति से उधार ले सकती है? तो जो राज्य सरकार है वह संसद एवं विधानसभा की अनुमति से ही उधार ले सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र राज्य संबंधों के तहत जीएसटी ने किस कर को स्थगित किया है? केंद्र राज्य संबंधों के तहत जीएसटी ने अप्रत्यक्ष कर को स्थगित किया है। ठीक है, आपको पता है जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है,
डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो किसी भी इंडिविजुअल पे डायरेक्टली उस पे उसके इनकम पे डायरेक्ट जो टैक्स लगाया जाता है उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और जो हम लोग चिप्स कुरकुरे खाते हैं उसके इनडायरेक्टली हम लोग जो पे करते हैं चीज़ों पे वस्तुओं पे, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो अप्रत्यक्ष कर को जीएसटी ने क्या किया है, स्थगित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुंछी आयोग का संबंध किससे है? तो पुंछी आयोग का संबंध केंद्र और राज्य संबंधों से है। किससे है? केंद्र और राज्य संबंधों से है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध में संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन जी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। आपको बता दें कि इनका जो संबंध था वह चुनाव में जो इलेक्शन होते हैं उसमें सुधार करने से संबंधित था, इंद्रजीत गुप्ता समिति का। बाकी सरकारिया, राजमन्नर और पुंछी, इन तीनों का संबंध राज्य और संघ के संबंध से था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना में बाबत उपबंध करने की को अधिकृत है? मतलब प्रोविज़न जो है वो दिया गया है वो पंचायतों की संरचना में किसको? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य की विधानमंडल को। ठीक है, किसी भी जो पंचायत की संरचना होगी उसमें कुछ कुछ प्रोविज़न डालना, हटाना, चीज़ों की बदलाव करना, वो पावर विधानमंडल को दिया गया राज्य का। अगला प्रश्न देखिए, पंचायत के चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, पंचायत का चुनाव राज्य सरकार के निर्णय द्वारा होता है, कब होगा कब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज किसकी विषय है? तो राज्य की सूची की विषय है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में है इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, कौन करता है? तो ऑप्शन सी, संबंधित राज्य के राज्यपाल। ठीक है, संबंधित राज्य के राज्यपाल ही पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक वित्त आयोग की गठन करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है उससे क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं कि पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जाए और आपका 73वां 74वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो इससे जितने भी जुड़े हुए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न को आपको पढ़ना है। हम कोशिश करते हैं हर 50 क्वेश्चन का जो सीरीज, इस मास्टर सीरीज जो चल रहा है उसमें हम हर पार्ट में 50 क्वेश्चन लेते हैं। उसमें हम कोशिश करते हैं आपके लिए टॉपिक वाइज ही जितने तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उनको बना के आपके सामने दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे, क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1993 में। ठीक है, कब? पंचायत और नगर पालिकाओं के संबंध में 1993 में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 73वां। आपको पता है 73वां पंचायती राज से संबंधित है, वही नगर से संबंधित जो है 74वां है। ठीक है, अगला देखिए, संविधान के निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? और डबल मार्क कीजिएगा, डबल इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो महिलाओं को है वो ग्राम पंचायत में 30% स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा का क्या मतलब है? तो ग्राम सभा का क्या मतलब है इसका, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामवली में पंजीकृत लोग, मतलब उस एरिया के जितने भी लोग हैं, उस ग्राम स्तर के जितने भी लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 40 है वो क्या सार्थक कदमों को क्या परामर्श देता है? तो यह ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में परामर्श देता है। अगला प्रश्न देखिए, मनरेगा से है। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 43। ठीक है, अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए ही मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। आपको पता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ही इंकरेज या उसको ही प्रोत्साहित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था लाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत में पंचायती राज है वह शक्तियों का विकेंद्रीकरण और लोगों की हिस्सेदारी और सामूहिक विकास, इन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। लास्ट हमारा इस वीडियो का, इस पार्ट 6 का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिपक्षीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो भारत में जो है वो त्रिपक्षीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब समय है हमारे क्विज़ की। लेकिन क्विज़ का क्वेश्चन देने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो में जितने भी सवाल आपसे पूछे गए हैं वीडियो के अंदर में, उन सभी सवालों के आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें। जब जब सवाल आता है आप उस समय वीडियो को पॉज करें और उस सवाल का उसी समय आप आंसर जाके करें। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार का आपका डाउट रहता है, किसी प्रकार का डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, तो उसे आप पहले अपने स्तर पे अच्छे से उसे गूगल कर लें उसे और उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा यह अथक प्रयास रहता है कि हम जितने भी है उस सारे सोर्सेस को आकलन उसका करने के बाद ही हम आपके सामने जो भी चीज़ें वो प्रेजेंट करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं हमारी ओर से एक भी त्रुटि ना हो, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने जो भी समस्या आप हमारे सामने रख सकते हैं, हम ज़रूर उससे आपसे बात करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्विज के। और तो हमारा आज का क्विज का जो क्वेश्चन है वह है कि विधि के समक्ष समता। ठीक है, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष क्षमता, समझ रहे हैं आप? तो विधि के समक्ष जो समता है वह किस देश की संविधान से लिया गया है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका की संविधान से, ऑप्शन बी इंग्लैंड के संविधान से, ठीक है, ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से, और ऑप्शन डी जापान के संविधान से। ठीक है, जापान के संविधान से। तो 4 ऑप्शन है, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल लगा, कितना अच्छा लगा, वो राय भी आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।